हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और आपका पेपर 24 तारीख को होना है। ठीक है, आपका पेपर 24 तारीख को होना है और जिस तरह हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आज ये चौथा या पांचवा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चौथा या पांचवा प्रैक्टिस सेट होगा। अभी 2-4 प्रैक्टिस सेट हम पेपर तक करा ले जाएंगे और हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीआई के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमें लगता है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। उनको भी हम 3 से 4 दिनों में सॉल्व करा के आपको दे देंगे। मीन्स पेपर के 2 दिन पहले तक हम पूरा जितना भी हमारे पास कंटेंट है हम सब सॉल्व करा देंगे आपको, चाहे दिन में मुझे 3 क्लास देनी पड़े। आपकी जीएस की क्लास चली रही है, रीजनिंग के लिए हमने प्रैक्टिस उठा ही लिया है, इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस करा देंगे और मिसलिनियस पढ़ने से ये होगा कि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी, आप कुछ भी भूलोगे नहीं। ठीक है, और रही बात आपके सफल होने के लिए, तो सफल तो होना ही होना है, इसीलिए हम आपकी सफलता के लिए कुछ स्क्रीन पे आपको शो भी करा रहे हैं। सफलता का मिलना तो तय ही है, सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय ही है, सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें सिर्फ अपने मेहनत करने की, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है। अगर आप सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है, मैं सफल होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता लेकिन सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। आपके पास अब 6 से 7 दिन का समय है, आपको इसमें दिन में कम से कम 10 घंटे की क्लास, आपको जितनी भी क्लासेस आती हैं हमारी वो सब पढ़िए, प्लस आपके पास जितना भी समय है आप घर पे जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। ठीक है, और अब जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ को बदल सकता है। मीन्स आपके लिए जो ये बात लिखी हुई है कि सफलता वाली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको सफलता चाहिए ही चाहिए। बिना सफलता के आप आने वाले कोई भी पेपर, आप सोचिए पेट आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप आने वाला कोई भी पेपर नहीं दे सकते हो। अगर पेट आप क्वालिफाई नहीं हो तो आप आने वाला कोई भी पेपर, ना वीडियो, ना लेखपाल, ना जूनियर असिस्टेंट, कोई भी पेपर आने वाला है यूपीएससी से, आप वो पेपर नहीं दे सकते हो। तो इसलिए हमने क्या कहा, सफलता का मिलना तो तय ही है, सफलता तो आपको मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए इसको आपको 100% लेना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लेखपाल बनना है तो यूपी पेट पहले निकालना होगा, उसके बाद ही आप लेखपाल बनोगे। अगर आपने यूपी पेट नहीं निकाला तो आप लेखपाल नहीं बन सकते, वीडियो नहीं बन सकते, जूनियर असिस्टेंट नहीं बन सकते, युवा विकास अधिकारी नहीं बन सकते, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनका आप पेपर नहीं दे सकते हो। इसलिए आप सभी लोग, अभी भी समय है, 7 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है, जीवन की कहानी आपकी बदल सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल, और सब मिसलिनियस है, मैथ और रीजनिंग मिसलिनियस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आप ये बताओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं। तो हमने आपको एक मैट्रिक बताया था, इसको लीजिएगा। जो उभरा हुआ भाग होगा ये हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी, फिर जो बैठा हुआ भाग होगा वो फरवरी, फिर उभरा हुआ भाग वो मार्च, और जो बैठा हुआ भाग होगा अप्रैल। जो उभरा हुआ भाग होता है वो 31 होता है और जो बैठा हुआ भाग है वो 30 होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है बेटा, 30 का। सभी लोग समझते चलेंगे। अप्रैल हमारा होता है 30 का। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल महीने का पहला दिन मीन्स अप्रैल में 1 तारीख को वेडनेसडे है। अप्रैल में पहली तारीख को क्या है, वेडनेसडे है। उसने पूछा उसी वर्ष में, वर्ष नहीं चेंज होगा, मई माह की पहली तारीख को क्या होगा, 1 मई को क्या होगा, 1 मई को क्या होगा। अब समझिएगा, अप्रैल में 1 तारीख को दिया गया है, 1 तारीख अप्रैल, यहाँ लिख दे क्या, 1 अप्रैल हमें दिया गया है। 1 अप्रैल को क्या है, 1 अप्रैल को क्या है बेटा, वेडनेसडे है।
तो फिर हमें अब बताओ अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। शेष कितने दिन बचे अप्रैल में? 29 दिन बचे। शेष निकालना है। 1 अप्रैल को दिया गया वेडनेसडे, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अगर 1 तारीख को दिया गया है, जो शेष बचे वो कितने दिन हैं? वो 29 दिन हैं। और कितने तारीख को बताना है? 1 मई को। 29 और 1 30। 30 को क्या करना? 7 से भाग कर देना। 7 चौको 28। शेष कितना बचेगा? 2। जो शेष बचेगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो वेडनेसडे में जब 2 जोड़ोगे तो थर्सडे, फिर क्या? फ्राइडे मीन्स बृहस्पतिवार। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले आप क्या, 1 अप्रैल को दिया गया है, अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल में जितने दिन बचेंगे उन दिन को ले लेना, शेष दिन जितने बचे। जिस तारीख को दिया जाए कि इस तारीख को ये दिन है, उस महीने में जितने शेष दिन बचे उनको ले लो। ठीक है, शेष दिन हमने ले लिया, 29 दिन बच रहे थे। और जिस तारीख को निकालना हो कि कौन सा दिन होगा उसको ले लेना। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 30। और 30 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। हमने कैलेंडर क्लास में आपको पढ़ाया है। चलिए, कह रहा है इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो भिन्न है, असंगत है, एक गलत संख्या है। ठीक है, कोई एक ऐसा है जो असंगत है, जो इसमें से भिन्न है। चलिए चेक करिए जल्दी से कौन सा भिन्न होगा। आपके दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा एक असंगत है? ऐसा कुछ सोचिए जो इसमें से एक भिन्न है, मीन्स इस श्रृंखला में वो नहीं आना चाहिए था। वो कौन सी संख्या बताइए? देखिए हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 40 को 4 से डिवाइड किया गया। 40 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो दूसरी चीज़ हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है कि अगर इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 मीन्स इसको भी 4 से डिवाइड किया गया है। लिख दें बड़ा सा, इसको 4 से डिवाइड किया गया तो क्या मिला? ये मिला हमारा। फिर इसको 4 से डिवाइड किया गया तो क्या मिला? ये मिला हमारा। फिर इसको 4 से डिवाइड किया गया तो क्या मिला? ये मिला। ठीक है, अब जब इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो कितना आना चाहिए था? 4 × 4, 2 जाएगा, 4 × 6 24, 160 आना चाहिए था। और यहाँ पे है कितना? 200। तो आपकी गलत वाली संख्या कौन सी है? 200। 200 की जगह पे क्या होना चाहिए था? 160। सभी श्रृंखला को देखिएगा 4 से डिवाइड किया गया है। इसको 4 से डिवाइड किया गया तो ये मिलेगा, इसको 4 से डिवाइड किए तो ये मिला, इसको 4 से डिवाइड किए तो ये मिला, तो इसको 4 से डिवाइड करें तो ये मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे 160 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा? 200। और 160 को देखिए 4 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, और 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। समझ गए? तो कौन सा गलत है हमारा? 200 वाला। चलिए आगे बढ़िए। दिया है 13 परिणामों का औसत 70 है। प्रथम 7 औसत इतना है और अंतिम 7 का औसत इतना है। 7वां परिणाम क्या है? देखिए हम आपको आज एक दूसरा मेथड बता देते हैं जो बेसिक मेथड है। जब भी एवरेज में टोटल का मल्टीप्लाई करते हो तो हमें एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, संख्या का, तो हमें टोटल मिलता है। क्योंकि एवरेज औसत इक्वल तो होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। जब सभी संख्या का औसत में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमें सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? औसत में संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है? सभी संख्याओं का योग मिल रहा है। अब आइएगा, परिणाम कितने? 13 परिणामों का औसत 70 है, एवरेज 70 है। कितनी संख्या है? 13। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 13 सते 91 मीन्स 910। समझते चलिएगा। अब कह रहा है प्रथम 7 परिणाम का एवरेज कितना है? 65। तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 × 6 = 42 और 3 = 45। फिर अंतिम 7 परिणाम का कितना है? 75। 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 7 × 7 = 49, 50 × 2 = 52। ये अगर टोटल जोड़ दो 7 और 7 14 परिणामों का टोटल क्या आ जाएगा? 5 × 5 = 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 × 2 = 7, 1 = 8, 5 × 4 = 9, 980 आ जाएगा। ठीक है, 14 परिणाम का टोटल कितना आया? 980। और यहाँ पे जो था ये क्या था? 13 परिणामों का टोटल था। समझते चलिएगा। और ये क्या है? ये 14 परिणामों का टोटल है। और उसने पूछा क्या है? उसने पूछा क्या आपसे?
कह रहा है तो अंतिम 7 का इतना है तो 7वां परिणाम क्या होगा। प्रथम 7 का इतना, अंतिम 7 का इतना। जब ये 14 हो गया तो इसको इससे घटा दो। ये 13 परिणामों का कितना है, 910 है, सॉरी 14 परिणामों का 980 है, ठीक है 980, और 13 परिणामों का कितना है 910 है, इसको इससे घटा दो। तो यहाँ पे 14 से 13 जाएगा, एक परिणाम निकल के आएगा, और 980 से 910 घटाओगे कितना आ जाएगा 70, और आपका आंसर आ गया 70। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर, कोई समस्या भैया, कुछ ना समझ में आओ तो बताइए। कुछ किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन किया है। क्या किया, हमें 70 दिया गया था, 13 परिणामों का औसत 70 दिया गया था, हमने 70 में 13 परिणाम का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल मिल गया 910। फिर प्रथम 7 का दिया था 75 65, तो प्रथम 7 का 65 में मल्टीप्लाई किया, हमें कितना मिला 455, 725 35 का 5 80 लगा 3 7 42 3 45। फिर अंतिम 7 का दिया था तो 725 35 का 5 80 लगा 3 7 49 3 42, दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए परिणाम 14 परिणामों का टोटल कितना आ गया 980। जब 14 परिणाम से 13 परिणाम को माइनस कर देंगे तो एक परिणाम का जो आएगा वही होगा अंतिम परिणाम या 7वां परिणाम, जो भी कहेगा आपको यही करना है। बस आपको टोटल परिणाम से जो दिया जाएगा उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन चाहे अंतिम परिणाम पूछे या 7वां परिणाम पूछे या चौथा परिणाम पूछे या दूसरा परिणाम पूछे, कोई भी पूछे, बस आपको टोटल से जो दिया होगा उससे माइनस करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक, आइए कह रहा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा जल्दी से भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या, कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई से 7 अधिक है। यह आपके यूपीएससी के पेपर का आया हुआ है। किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, 7 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, 7 अधिक है। जैसे हमारी ये संख्या लिखी हुई x y, तो इकाई का अंक क्या होगा ये, और दहाई का अंक क्या होगा ये, तो दहाई का अंक इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है, ये 7 ज़्यादा है। तो आइए, तो कह रहा है संख्या का पता लगाएं। तो आपको पता है ये संख्या जो ऑप्शन में लिखी गई है यही तो है। क्या संख्या कहीं बाहर से लाओगे, अगर ऑप्शन में जो दिया गया है ये संख्या वही तो है जो आपको निकालना है। संख्या का पता कीजिए, और क्वेश्चन में कह रहा किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, 7 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, तो यहाँ पे कितना है इकाई का अंक 1 है, इससे 7 अधिक करोगे तो कितना होगा 8। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है कि नहीं अधिक है, अधिक है, तो आपका आंसर आ गया 81। कुछ भी नहीं करना होता बेटा ऐसे क्वेश्चनों में, बस सिर्फ उसकी लैंग्वेज को समझिए, वो जैसा जैसा कहता जाए आप उसे ऑप्शन में सेट करते चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। समझ गए सभी लोग, आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। हमने कहा x संख्याएं हैं, इसका एवरेज 14 से घटकर कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 11 कब हो जाता है, जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। देखिए x संख्याओं का एवरेज पहले 14 था, ठीक है, इसमें से जब संख्या 35 निकाल दी गई तो x संख्याएं थी, अब एक संख्या निकाल दी गई तो संख्या कितनी बची, x माइनस 1। संख्या कितनी बची, x माइनस 1। जब एक संख्या 35 निकाल दी गई तो एवरेज घटकर कितना हो गया, 11 हो गया। अब बात समझना, अभी हम आपको बता के गए हैं एवरेज में जब मल्टीप्लाई करते हो नंबर का तो हमें क्या मिलता है, टोटल। x संख्याएं थी, संख्याएं कितनी थी, x थी, एवरेज कितना था, 14 था, 14 गुणे x, तो ये कितना हो जाएगा 14x, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक संख्या को निकाल दिया गया x माइनस 1 को, इसमें से एक संख्या निकाल दो आप, 14x, टोटल से एक संख्या निकाल दी गई, ठीक है। तो एवरेज आप नंबर आपके एक कम पड़ गए तो एवरेज आपका कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा 11, इसका मल्टीप्लाई 11x माइनस 1। अगर आप इतना ज़्यादा राग नहीं करना चाहते डायरेक्ट ऐसे करो, इतना समझाने की जरूरत थोड़ी है। कोई प्रैक्टिस बैच चल रहा है, कोई वहाँ
वो थोड़ी चल रहा है नर्सरी के जी। चलो देखो, एक्स संख्याएं थी, उसमें से 14 संख्या एवरेज 14 दिया था, इसमें से एक संख्या 35 को निकाल दिया गया। जब एक संख्या निकल गई तो एवरेज कितना हो गया 11। इसको करो 14x माइनस 35 इक्वल टू 11x माइनस 11। ये 35 उधर चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 14x माइनस 11 इक्वल टू 11x इक्वल टू माइनस का 11 प्लस का 35, ये चला जाएगा 3x इक्वल टू 24, ये 3 से कटेगा, तीनों अठे 24। तो शुरुआत में संख्याएं आपने क्या मानी थी x, नंबर तो यही था आपका, तो संख्याएं कितनी थी 8। बताइए कोई परेशानी? उस तरह बच्चों को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार बता दिया कि जब नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल मिलता है। उसने कहा कुछ संख्याओं का, हमने कहा x संख्याएं हैं, उनका एवरेज 14 तो उनका उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 14x हो गया, टोटल संख्या का हमने योग निकाल लिया। ठीक, उसमें से एक संख्या जब निकाली जाती 35 निकल गई, तो x संख्याएं थी, एक संख्या निकल गई तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो एवरेज 14 से घटकर कितना हो जाता है 11। तो पूछा संख्याएं कितनी थी, हमने कह दिया 8 थी। सॉल्व कर, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, बच्चों की तरह पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है अब आपको पेपर बीट करना, आपको चीज़ें सीखनी हैं। एक नाव को 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार क्या होगा? एक कोई नाविक है, कोई नाव है, उसमें 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसमें एक 56 किलोग्राम का व्यक्ति, बात को समझते चलेगा, 56 किलोग्राम का व्यक्ति जो है वो नाव से जाता है, बाहर जाता है 56 किलोग्राम का, उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, जिसके वजह से औसत भार कितना बढ़ जाता है? 800 ग्राम बढ़ जाता है। मीन्स जब आदमी आया होगा वो 56 किलोग्राम से क्या होगा? भारी होगा, तभी तो औसत बढ़ेगा। अगर कम हो रहा होता तो आदमी जो आया है वो कम वजन का है, और जब बढ़ रहा तो आदमी ज़्यादा वजन का आया है। तो जो 56 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का आदमी आया है, तो ये आंसर तो 64 वो खुद ही लिख के दे रहे हैं। आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको करने की क्या ज़रूरत है? बताओ, कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं करने की ज़रूरत, वो खुद दे रहे हैं भैया सब कुछ, तो हम क्यों करें? जब उन्होंने आंसर दे रखा है, उन्होंने कहा 56 किलोग्राम के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है जिससे एवरेज बढ़ता है। एवरेज जब बढ़ा तो आदमी भारी तो होना ही होना है, आदमी भारी होगा तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, ये दो वाले, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 56 किलोग्राम से भारी है। आंसर कौन सा होगा? ये वाला, ये सब नहीं हो सकते ना, समझ गए? चलो, पेपर में लगाना नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखते ही टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, P, Q, R, S और T की अलग अलग लंबाइयां हैं। R T से लंबा है, R जो है T से लंबा है परंतु P से छोटा है। ठीक है, P से छोटा है। S Q से लंबा है परंतु T से छोटा है। S जो है वो Q से लंबा है परंतु T से छोटा है। ठीक है, इनमें से कौन सबसे लंबा है? P सबसे लंबा है। बताइए, कुछ करना है? लैंग्वेज पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए, 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में श्रृंखला में वह संख्या कौन सा है जो गलत है? एक संख्या कोई आई है जो गलत है। ठीक है, देखो कौन सी गलत है और क्यों गलत है। निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या कौन सी है? मीन्स एक असंगत संख्या कोई आई है और वो कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा इसमें कितना जोड़ा गया? 104 में जब 13 जोड़ोगे तो कितना होता है? 117। 117 में 13 जोड़ोगे तो 130। 130 में 13 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए था? 143। यहाँ पे कितना आना चाहिए था भैया? 143। और जब 143 में 13 जोड़ोगे तो 156, और 156 में 13 जोड़ोगे तो 169। तो 145 की जगह पे कौन सी संख्या आनी चाहिए था? 143। आपका आंसर कौन सा होगा? 145 वाला, उस जगह पे 143 आना चाहिए था। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते रहें। रीजनिंग में कोई समस्या नहीं होगी, आप परेशान मत हो, मुझे 5-6 सेट कराने दो, हम अच्छे लेवल तक आपको तैयारी करा देंगे। 5 ही नंबर तैयार कराना है ना, 5 नंबर तैयार करा देंगे। 25 नंबर तो हमने तैयारी करा दिया, वो आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी जल्दी तैयार कर लो क्योंकि 24 अगस्त को पेपर है। मेहनत करते रहो सभी लोग। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने वीडियो शेयर करना बंद कर दिया है, कमेंट करना बंद कर दिया है, तो ये क्यों रोक दिया? मैंने ये तो कभी नहीं कहा ना, हमने हमेशा कहा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारी क्लास
क्लास अगर समझ में आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जिससे जल्दी हम टेट का स्पेशल बैच लॉन्च कर सकें। फ्री ऑफ कास्ट सभी टीचर पढ़ाएंगे। आप जोड़िए तो पहले सबसे ज़्यादा, कम से कम 50 बच्चे टेट के मेरे पास हों जो कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हों, हम फ्री में उनकी क्लास चलवा देंगे ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है टी वाई की पुत्री है। टी जो है वो वाई की क्या है। अब एक एक जैसे जैसे वो लैंग्वेज कहेगा हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चनों में बनाते हुए चलना है। टी जो है वो वाई की क्या है, पुत्री है। टी वाई की पुत्री है तो ये माँ होंगी, ठीक है। वाई जो है जी के पिता हैं, वाई जो है वो जी के क्या हैं, पिता, तो ये माँ नहीं होंगी। फिर ये अगर ये पिता हैं, वाई जो हैं जी के क्या हैं, पिता हैं, और ये इनकी पुत्री है तो इनके भी पिता होंगे और इसके भी पिता होंगे, तो ये दोनों भाई बहन होंगे। समझते चलिएगा, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात। उसने कहा टी वाई की पुत्री है, टी जो है वो वाई की पुत्री है और वाई जो है जी के पिता हैं। अगर ये पिता हैं, ये इनकी पुत्री है और ये इनका बेटा है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी जो है एन की पत्नी है, जी जो है वो एन की क्या है, पत्नी है। मीन्स अब बात देखो, एक एक लैंग्वेज क्लियर हो रही। अब ये भाई बहन नहीं है, ये बहन बहन है। लैंग्वेज जैसे जैसे क्लियर होगी हम लोग बनाते चले जाएंगे। अगर ये पत्नी है तो ये दोनों बहन बहन होगी ना, लड़का थोड़ी इसका पत्नी बन सकता है ना, पत्नी तो वही होगी जो लड़की होगी, ठीक है। तो ये इसकी वाइफ है। एन इसका, अब आ गया ये एन ए का पिता है, एन ए का पिता है, ठीक है। आ गया ये बी जो है ए की बहन है, बी जो है वो ए की बहन है, ठीक है। ये बहन है तो ये वाला भाई होगा, ठीक है। ए वाई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, वाई से। अब समझिएगा आप एक बात को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान लगा के पूरा रिलेशन मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं और आप उनके पुत्र हो, एक पुत्र, दूसरा पुत्र ये, उनके दो पुत्र हैं। एक पुत्र, ये पुत्री है तो ये भी पुत्री क्योंकि ये पत्नी है। मीन्स उनके दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं, ये आप हो और ये आपकी दो, उनकी दो लड़कियां। मीन्स आप दो बहन हो, आप दो बहन हो, ठीक है। अब सुनिएगा, ये जो है इसकी शादी हुई है किसके साथ, एन के साथ, एन के साथ इसकी शादी हो गई। मीन्स ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हुए और इन दोनों के ये दोनों बच्चे हो गए। भाई और बहन जो हैं ए और बी, ये दोनों बच्चे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये आप हो, ये आप हो, आप अपने आप को रखना। आपकी दो बेटियां हैं, ठीक है, आपकी दो बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो गई, उसके दो बच्चे हुए तो आप उसके क्या लगोगे, नाना ना, आप तो नाना ही लगोगे। आप हो, आपकी लड़की है, लड़की की शादी किसी और के साथ हुई तो उसके दो बच्चे हुए तो उसके बाद आप उसके क्या बन गए, नाना। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है तो एक ऑप्शन आपका गायब है, उसको बना लीजिएगा नाना। ये देखो लिखा हुआ शायद, ए वाई का पौत्र या पुत्री, पौत्री है, पुत्र है। ए वाई का क्या है, पौत्र या पुत्री है। पुत्र तो हो नहीं सकता, पुत्री हो नहीं सकता। अब पौत्र मीन्स वही होता है, पौत्र पौत्री क्या होता है, हमें लगता है यही होगा फिर, क्योंकि नाना बन रहे हैं। तो ए वाई का पौत्र या पौत्री है, सही है, हाँ यही होगा क्योंकि नाना है ना वो। और जो दादा तो है नहीं, दादा होते तो घर चेंज नहीं होता, तभी दादा होगा तो सेम घर कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे देखिए ये घर बदल गया, ये दोनों लोग एक ही घर के हैं, ये तीन लोग, और ये तीन लोग फिर अलग घर के आ गए, घर बदल रहा है। चलो आइए, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा। अगर 10वां दिन 10 तारीख को क्या हो, सैटरडे हो, सैटरडे हो तो उसी महीने की 27 तारीख को क्या होगा। दोनों में कितने का दिन का डिफरेंस है, 17 दिन का। 17 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 3, इसमें 3 जोड़ दो, संडे मंडे ट्यूसडे, मीन 27 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बात क्लियर है सभी को, बताइए कोई परेशानी है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए जल्दी से पढ़ते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, स्पीड से पढ़ा दें। चलो आओ समझो। अब एक घड़ी की बात कर रहा है, घड़ी हमने आपको पढ़ाया है,
एक घड़ी की बात कर रहा है ना, कह रहा एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है। एक घड़ी है ये जो क्या दिखा रही है कि 4:30 बजे है, मीन्स मिनट वाली सुई 6 पे है और घंटे वाली सुई 4 पे है। 4:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो जो मिनट वाली सुई है ये कहाँ पे है, पूर्व दिशा की ओर है। तो घंटे की सुई किस दिशा में है इसको बताना है, ये किस दिशा में है। अब बात समझना भैया, ये कोण का मैटर है ये वाला, ठीक है। आपको कोण के बारे में बिल्कुल अच्छे, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है और ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये सब 90 डिग्री के कोण होते हैं ना, समझ गए। अब देखिएगा, पूर्व यहाँ से उठ के कहाँ आ गया है, दक्षिण में। पूर्व वहाँ से उठ के कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। तो दक्षिण उठ के कहाँ चला गया होगा, यहाँ। तो पश्चिम उठ के कहाँ चला गया, यहाँ। तो उत्तर उठ के कहाँ चला हो गया, यहाँ। यहाँ चला आया होगा। तो जब पूर्व यहाँ से यहाँ आया, थोड़ा सा बड़ा बना दे हमें लगता है, नहीं तो समझा नहीं पाए। देखो ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पूर्व यहाँ से उठ के यहाँ आया है, तो ये दक्षिण उठ के यहाँ चला जाएगा और ये पश्चिम उठ के यहाँ चला जाएगा और ये उत्तर उठ के यहाँ चला जाएगा। जब पूर्व यहाँ से यहाँ आया तो कितना घूमा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का तो कोण बनता है, ये वाला 90 डिग्री का होता है। तो ये पूर्व यहाँ से यहाँ आ गया, 90 डिग्री घूम गया, तो मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री घूमा ये, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसके बीच की जो रेखा होती है, ये 90 डिग्री घूम के पूर्व वहाँ पहुँच गया। अब उसको छोड़ दो, अब दूसरी बात समझो। ऐसे अर्धक वाली, ये वाली कौन सी रेखा होती है, उत्तर पूर्व होती है। और ये वाली रेखा कौन सी होती है, पूर्व और दक्षिण होती है, ठीक है। अब जब ये वाली रेखा यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, 90 डिग्री घूम के यहाँ आ गई है, 90 डिग्री घूमी ना पूरा, अरे यार 90 डिग्री घूमी है ना ये वाली, 90 डिग्री पूर्व वहाँ से उठ के यहाँ आ गया 90 डिग्री। तो ये भी रेखा 90 डिग्री घूमेगी, तो ये इतना कोण कितना होता है, 45 डिग्री। ये कितना कोण होता है, 45 डिग्री। तो ये वाला जो उत्तर पूर्व है ये उठ के यहाँ चला आएगा और ये जो पूरब दक्षिण है ये 90 डिग्री घूम के यहाँ आ जाएगा, पूरब और दक्षिण। तो कह रहा है मिनट वाली सुई की दिशा में, ये देखिए इधर यही दिशा तो है, ये दिशा कौन सी हो गई थी, अब बदल के उत्तर पूर्व। समझ गए। आपको डिग्री घुमाना होगा भैया, कोण को घुमाना होगा, जितने जितने डिग्री कहेगा। जब कोई 90 डिग्री घूम रहा है तो पूरी की पूरी घड़ी घुमाना, ये नहीं कि एक कोण को लेके। हमने देखो उत्तर को यहाँ से जब 90 डिग्री से यहाँ भेजा तो दक्षिण को उठा के यहाँ भेजा, पश्चिम को उठा के यहाँ भेज दिया और उत्तर को उठा के यहाँ भेज दिया। फिर जो ये वाली दिशा है ये वाली, ये भी तो 90 डिग्री घूमेगी, तो इतना 45 डिग्री का कोण बनता है, इतना 45 डिग्री का कोण बनता है। ये टोटल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये वाली दिशा उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो आपसे इसी दिशा का पूछा कि इस दिशा में, देखो सुई इसी दिशा में तो है, इस दिशा में कौन सी होगी, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे ये आप लगाइए, आप इसको लगा के आंसर दीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए फटाफट लगाइए, समय ना वेस्ट करिए, जल्दी जल्दी लगाइए सभी लोग। कह रहा है यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। मिनट वाले सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी ये बताना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना तभी आंसर देना, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से दीजिए सभी लोग, बताइए, आगे बढ़ें। चलिए अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, हम आपको इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। और समझिएगा ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, हम ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे देखिए दो शब्द दिए गए हर जगह, आप ये भी ध्यान देना। यहाँ पे एक दिया है गौर, एक फ्लर, दो शब्द हैं ये। तो इनको गौर को फैन कहा गया, फ्लर को बेल्ट कहा गया, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कहा गया है। यहाँ पे आइए, एक पिंग्स और एक गौर दिया गया, एक को सेलिंग फिर एक को फैन कहा गया। एक यहाँ पे आल्ट और एक हसल, दो शब्द हैं, एक को टाइल कहा गया, एक को रूफ कहा गया। तो आपको सेलिंग टाइल का क्या होगा ये बताना है, सेलिंग टाइल का। तो सबसे पहले आप देखो कहीं पर कुछ कॉमन है, इन दोनों जगह देखो फैन कॉमन है, फैन कॉमन है।
तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको काट दो, गौरव और गौरव ये दोनों कॉमन वाले हैं, ये फैन वाले के हो जाएंगे। हमें अब बचा क्या, सेलिंग का। सेलिंग का क्या बचा, पिक्स, PIXN। कहाँ पे है ये देखो, आंसर आपका आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। जो कॉमन हो उसे काट दो। हमने क्या किया, फैन यहाँ पे कॉमन था, फैन का जो कॉमन शब्द था वो क्या था, गौरव। गौरव को हमने काट दिया, हमने इससे कोई मतलब नहीं। अब जो शेष क्या बचा, अब शेष बचा सेलिंग। सेलिंग को क्या लिखते हैं, PIXN। ठीक है, सेलिंग को ये लिखेंगे, बेल्ट को क्या लिखेंगे, फ्लड लिखेंगे। हमें जरूरत किसकी थी, सेलिंग की, सेलिंग को ये लिखते हैं। आगे वाला तो सही होगा क्योंकि और कहीं सेलिंग के लिए ये लिखा नहीं गया है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है x स्टार y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, अब समझिएगा, 5 स्टार 4, x को क्या करेंगे 5 लिखेंगे, y को क्या लिखेंगे 4। तो x की जगह पे 5 पुट करो, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर y की जगह 4 पुट कर दो, 4 माइनस 1। 5 प्लस 3 मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 4 माइनस 1 3, 3 चौको 12, 3 छक 18, 1 19, 192। बताइए, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं करना है। इसमें x स्टार y दिया, 5 स्टार 4, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन मिला के पुट कर दो, आंसर दे दो, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन समझिएगा, फिर से वही क्वेश्चन आया। आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब करा चुका हूँ। 1 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या में 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है, जल्दी से बताओ भैया। आप अब नहीं बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे लगवा दिया है आपको। अब आप बताओ क्या होगा, आ गया सबका, चलो आगे बढ़ो। दिया गया है रिकमेंडेशन को क्या लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये देखते हैं क्या लिखते हैं। रिकमेंडेशन को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये देखो कमेंडेशन, पता नहीं क्या लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप में कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे तो देखिएगा, जो इसमें शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से ये वाला शब्द बनाया गया है, उन्हीं शब्दों से ये वाला शब्द बनाया गया है। तो कुछ शब्द पहले पकड़ लो, देखो कुछ शब्द से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो कौन सा शब्द पकड़ा जाए, MME पकड़ो, COMME, ये देखो COMME मीन्स स्टार्टिंग के जो 2 शब्द छोड़ने के बाद 5 शब्द हैं COMME, वो अगले वाला जो उसका उल्टा किया गया उसकी शुरुआत करते हैं। तो आप भी यहाँ पे 5 शब्द लो, 1 2 3 4 5, ये शब्द की शुरुआत करेंगे। और देखो सब जगह हैं, सब जगह हैं कि नहीं, शब्द की शुरुआत कर रहे हैं वही 5 शब्द। क्वेश्चन वाला बड़ा दिमागी था। देखो कहाँ तक की शब्द मैच कर रहे हैं ये भी देख लो, MUNETIO, ओ तक की सारे शब्द मैच कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि आप चेक ही मत करो, यहाँ तक कि चेक ही ना करो, सिर्फ लास्ट के 3 शब्द चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और तो सब सेम ही है। अब लास्ट के 3 शब्द यहाँ पे क्या है, NER है। ER मतलब जो ये RE लिखा हुआ है ये वहाँ जाके पलट गया है, ER बना है। तो यहाँ पे जो RE लिखा है वो वहाँ पे जाके पलट जाएगा, ER बनेगा। यहाँ पे ER नहीं है, यहाँ पे ER नहीं है, यहाँ पे ER है और यहाँ पे ER है। तो क्या ये दोनों शब्द सेम कर दिया क्या, MUNERATIONER, ये दोनों सेम है, मीन्स आंसर एक कोई भी टिक लगा दो। ठीक है, कोई भी टिक लगा दो, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए ये दोनों आंसर सेम है, ये शायद गलती से बन गया होगा तो इस पर आप टिक लगा दो। 17 नंबर पे आइए, कह रहा यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। एक प्याज है उसकी कीमत कम हो गई है तो घर की औरत चाहती है कि अब प्याज की कीमत कम हो गई है, खूब प्याज डालो, जिससे कि जो पैसा पहले जितना खर्च हो रहा था आज भी उतना ही खर्च हो। प्याज में रुपया खर्च कम नहीं होना चाहिए। पहले महंगा था तो कम खाते थे, अब सस्ता हो गया तो अब ज़्यादा खाएंगे। जब किसी चीज़ की महंगाई बढ़ती तो खपत घट जाती है, और जब खपत बढ़ती है, जब महंगाई गिरती तो खपत बढ़ जाती है। जब भी महंगाई बढ़ेगी खपत गिरेगी, महंगाई घटेगी खपत घटेगी, खपत बढ़ेगी ना।
चलो आइए, ये क्या कह रहा है, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितने प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर कोई, हमने आपको प्रतिशत में सबसे पहले दिन एक फार्मूला बताया था 100x/100 प्लस माइनस x, जब भी वृद्धि होगी तो प्लस, जब भी कमी होगी तो माइनस, ये हमने आपको बता रखा है। सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते रहो क्योंकि रिवीजन करने से ही आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, आइए 100x की जगह पे कितना रखोगे, 10% की कमी हो रही तो 100 गुणे 10, जब कमी होगी तो क्या, माइनस का चिन्ह, 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1000/90, 100 से 10 घटे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 सही 1/9% की वृद्धि है। कहीं ऑप्शन खराब ही लिखे हुए हैं, आंसर आप बना लेना 11 सही 1/9%। बताइए कोई परेशानी है, सबको समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, ये प्रैक्टिस है इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लो क्योंकि आने वाले जो पेपर है आपका पेट, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका रुकना नहीं चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना ही क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएगा वो क्वेश्चन उतना ही आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सब भूल चुके, मुझे पता है। कह रहा किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है, मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए 8% का मतलब इसको आप 8/100 लिख दो और 3% का मतलब इसको आप 3/100 लिख दो, तो दोनों जगह 100 है, आप संख्या कह दो कि हमारी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, हमारी संख्या जो है वो 100% है। ठीक है, 100 है। कह रहा किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, संख्या 100 है, इसमें 8% जोड़ा मीन्स 108% हुआ, और 3% घटाने पे संख्या 100% है, उससे 3% घटाए तो कितना हुआ, 97%। घटाने पर बीच का अंतर कितना है, 407 है। 108 से 97 घटाओगे 11% की वैल्यू आ जाएगी 407, 1% की वैल्यू आ जाएगी 11 3 33, 11 7 77। संख्या हमारी क्या है, 100% है, हमें संख्या बताना है तो 100 में इसमें से गुणा करोगे जब 100 का, तो 100 का इसमें भी गुणा करोगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 3700। बताइए कोई परेशानी है आपको कहीं पर? कोई परेशानी नहीं ना, सब कुछ तो आप पढ़े हुए हो। हम क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, नए क्वेश्चन लाके आपके पेपर को हम बीट कराना चाहते हैं कि आपका पेपर ना रुके, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उसे अच्छे से हैंडल कर लो। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन में सब सही है। चलिए देखते हैं, कुछ गलत तो है नहीं ना? हाँ, कह रहा पी रुपए क्यों का अर्थ है पी क्यों की माँ है, पी डॉलर क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है, पति है, पी हैज क्यों का अर्थ है पी क्यों की बहन है, पी माइनस क्यों का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है। तो x माइनस एच हमें जो बताना है वो कौन सा बताना है, x माइनस एच, रुपए, डी, डॉलर, y। ठीक है, तो y का h के साथ क्या संबंध है, चलो आओ। सबसे पहले आप इस माइनस वाले को उठाओ, इसको, तो माइनस वाला क्या है, देखो कहाँ पे गया, p माइनस क्यों है कहीं पर, ये देखो p माइनस क्यों का अर्थ है p जो है क्यों का पुत्र है, तो x माइनस एच का अर्थ होगा x जो है वो h का क्या है, पुत्र है। ठीक है, आगे आओ। अब इनको देखो, इतने को h रुपए d को, h रुपए d को, रुपया कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, p जो है वो क्यों की माँ है, तो h जो है वो d की क्या होगी, माँ होगी। तो ये इसका पुत्र है तो इसकी भी ये माँ हो गई, मीन्स ये दोनों भाई या बहन या भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, सगा संबंध होगा, क्योंकि ये इसकी माँ है और ये इसका पुत्र है, मीन्स ये आपकी, ये इसकी माँ है, ये आप हो, ये इसकी माँ है, फिर ये आप हो, ये आपकी माँ है, ये इनका पुत्र है, तो ये भी इसकी भी तो माँ यही हुई ना। आगे आओ, अब इतने को लो, डी डॉलर वाई को, डी डॉलर वाई को, डॉलर कहाँ गए, ये देखो, पी क्यों का पति है, तो डी जो है वो क्या है, वाई का क्या है, पति है। ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग सा बन रहा है।
कुछ गलत तो नहीं, डी डॉलर वाई पी डॉलर, पी क्यू का पति है तो डी जो है वाई का पति हो जाएगा और ये इसकी माँ है। ये तो कुछ तो गड़बड़ है, या फिर से पढ़ लेते हैं, शायद कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो। चलिए, दिया पी रुपए क्यू का अर्थ है एक्स माइनस एच रुपए डी डॉलर वाई। एक्स माइनस एच मीन्स पी माइनस क्यू। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, पी क्यू का पुत्र है तो एक्स जो है एच का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर एच रुपए डी, तो पी क्यू की माँ है, मीन्स एच जो है वो डी की माँ है, डी की माँ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर क्या कह रहा है, P माइनस क्यू का अर्थ, ठीक सही है, कोई बात नहीं, ठीक समझो, सही है, बिल्कुल सही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। देखो, ये इसका क्या है, पति है, तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी होगी। ये इसका पति है और ये पति की उसकी माँ है, ये उनका पुत्र है, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब क्या कहा, y का h के साथ क्या संबंध है, y का h के साथ क्या संबंध है। आप सुनिएगा, ये आप हो, ये आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी का आपकी माँ के साथ क्या संबंध होता है, y का h के साथ। y का संबंध बताना है h के साथ। h की ये क्या होंगी, आपकी मम्मी आपकी पत्नी के क्या होती हैं, ससुर सास होती हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपकी मम्मी की क्या होगी, बहू होगी, है ना क्वेश्चन। ये है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, समझ गए सभी लोग। चलिए आइए, ये क्वेश्चन आप लगाओ, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 अविवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में दो के दो पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक परिवार में पिता माँ, एक परिवार में पिता है फिर माँ है, 3 विवाहित पुत्र हैं, मीन्स पहला पुत्र एक और पुत्र, 3 विवाहित पुत्र हैं। तो इनको लिखो, पुत्र ऐसे लिखो तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, पुत्र और पुत्र, इन लोग की शादी हो गई तो इन लोग की एक पत्नी, सबकी एक पत्नी होगी, किसी की 2 पत्नी नहीं है, कहा नहीं है इसमें, जरूरी थोड़ी कि सबकी 2 ही पत्नी हो, सबकी एक पत्नी है, ठीक है। तुम तो सोच रहे हो कि 2 पत्नी तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, एक घर वाली एक बाहर वाली, सबके एक पत्नी है, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं। हमने मान लिया इसके 2 पुत्रियां हैं, पुत्री और पुत्री, क्योंकि जिसके पहले शादी हुई है उसके पहले हमने कह दिया, ठीक है। इसके 2 पुत्री, इसके 2 पुत्री, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 2 पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है, इसके 1 पुत्र है, हमने कह दिया इसके 1 पुत्र है, हमने लेडीज को अलग किया है, जेंट्स को अलग किया है। परिवार की महिला संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, महिला संख्या है 8, 1 2 3 4 5 और पुरुष की संख्या है 5। तो कहा है परिवार में महिला सदस्यों की कुल संख्या और पुरुष संख्या के रेशियो बताइए, क्या आएगा, 8:5 आएगा। समझ गए सभी लोग, चलिए समझ गए हो ना, बता दो समझ गए हो ना, कुछ नहीं क्वेश्चनों में आज सब आप आसानी से कर लोगे। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो तुम्हारा खून कैसा है, तो मानव का रक्त कैसा ना, तो तुम्हारा जो ब्लड है उसका कलर क्या है, पहले बताओ मानव का कलर कैसा होता है, मानव के ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। और क्या कह रहा है, पीला को लाल कहा जाता है, लाल को क्या कहते हैं, हरा कहते हैं, लाल को क्या कहते हैं, हरा कहते हैं। तो मानव के शरीर का रक्त कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि मानव के शरीर का रक्त होता है लाल, किसी का पीला तो नहीं होता, लाल ही होता है ना।
तो लाल होता है तो उसको कहा क्या जाता है, हरा, तो उसको हमने हरा पे टिक लगा दिया। चलिए आइए, ये क्वेश्चन शायद यहाँ पे देखिएगा भैया, ये गलत टाइप है, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक से टाइप किया है। क्या टाइप किया, यहाँ पे कोई चिन्ह ही नहीं बनाया है इनके बीच में। ए बी की बहन है, ए बी की माँ है, ए बी से क्या अर्थ है, ये क्या है देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, तो ए बी की माँ है, ए माइनस बी या ए डॉलर बी या ए हैज भी कुछ होना तो चाहिए था, वो दिया नहीं। चलिए इसको हम कल सही कराएंगे, फिर पढ़ाएंगे। आइए इसको आप बनाओ जरा जल्दी से भैया, बहुत जल्दी बनाओ, कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी बनाओ। बन गया, बताइए सभी का। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भैया, टाइम मत वेस्ट करो, मेरा बहुत कम समय है, मेहनत बहुत ज़्यादा है आजकल, आप लोगों को बहुत पढ़ाना है, पूरी मेहनत से पढ़ाना है। चलो आप लोग घर पे आराम से बना के आंसर बताना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को लगाना है भैया, मेहनत करो। कोडिंग डिकोडिंग तो आसान चैप्टर है आपके लिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा कि बता दिया जाए, इसको बताओ, बताना है कि नहीं बताना है, रहने दें, चलो ठीक है आगे बढ़ो। अगर नहीं आएगा तो पूछ जरूर लेना, हम कल की क्लास में सॉल्व करके दे देंगे, लेकिन पूछ जरूर लेना। आइए अब जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा जीएस से रिलेटेड होते हैं और पूछा जाता है। कह रहा नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। मीन्स इन चारों ये जो हैं ये सभी एक समूह के ही हैं, ये चारों में से जो शब्द दिए गए हैं वो क्या हैं, एक ही समूह के हैं। तो उसमें इन ऑप्शन में से किसको इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। मीन्स जैसे यहाँ पे कोई चीज़ फेमस है, वही चीज़ यहाँ पे फेमस है, वही चीज़ यहाँ पे, एक ही चीज़ सब जगह फेमस है। मीन्स एक ही चीज़ वो वाली कोई एक चीज़ है जो सब जगह उपलब्ध है, तो वो इसमें से एक शहर वो भी है जिसमें वही चीज़ उपलब्ध है जो यहाँ पे उपलब्ध है। मान लेते हैं यहाँ पे खूबसूरत लोग रहती हैं, तो यहाँ पे भी खूबसूरत रहती है, यहाँ पे भी खूबसूरत रहती है, सब जगह सेम चीज़ है। तो इन्हीं से रिलेटेड भी एक कोई चीज़ है जो इसमें से होगा, वो कौन सा है आप बताओ जल्दी से, जल्दी पढ़िए और जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो रावत भाटा दिया गया है ये नाभिकीय संयंत्र है, नाभिकीय संयंत्र है। और ये भी सब में, इन सब जगह भी क्या है, नाभिकीय संयंत्र है। मीन्स ये भी इसी का हिस्सा है, ये सब एक ही जगह, सभी जगह पे नाभिकीय संयंत्र उपलब्ध हैं, ठीक है, इसीलिए ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, उसने कहा था कि तर्क से विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के समूह में शामिल किया जा सकता है। किसको शामिल किया जा सकता है, रावत भाटा को। आइए अगला बताइए। HDFC है, सेबी है, IDBI है, ICI है, PNB है, BOB है। देखो HDFC बैंक है, ICI बैंक है, PNB बैंक है, BOB बैंक है, BOI बैंक है, यूको बैंक है, HSBC बैंक है, IDBI बैंक है। सेबी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग आज ये बताएंगे कमेंट करके कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। डिफरेंट तो यही होगा क्योंकि सेबी बैंक नहीं है, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म बताइएगा और ये बताइएगा कि ये इसकी स्थापना कब हुई, ये इस्टेब्लिश कब हुआ सेबी। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है वो कमेंट करके बताओ, फिर इसका इस्टेब्लिश, ये कब इसकी स्थापना की गई ये बताइए। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो सेबी इसमें से विषम है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। जल्दी से बताओ कौन सा विषम है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है? हमें जिम कॉर्बेट पढ़ के तो कुछ तो समझ में आ रहा है और रणथंभौर पढ़ के आ रहा है कि ये दोनों तो राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं।
लेकिन वो दो चीज़ों में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये दो चीज़ें तो मुझे बिल्कुल क्लियर हैं कि जिम कॉर्बेट और रणथंभौर ये दोनों क्या हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं। अब हमारे पास बचा दो, और तुंगभद्रा हमें पता है ये एक नदी है, तो भिन्न कौन सा होगा, तुंगभद्रा। और सभी क्या है, राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान। एक नहीं पता कोई बात नहीं, अगर दो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसमें से भी राष्ट्रीय उद्यान ही कोई होगा, और तुंगभद्रा जो क्या है वो नदी है, तो वो अलग हो जाएगी। बात क्लियर है, चौथा वाला भिन्न हो गया। चलें आगे बढ़ें, आइए एक क्वेश्चन और करा देते हैं बस, इसके बाद फिर क्लास रोकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। वैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले P एंड Q को लीजिए, P एंड Q को। तो P एंड Q, एंड कहाँ पे है देखिएगा, ये देखिए A एंड B, A B का पति है, तो P क्या है, Q का पति है, ठीक है, Q का पति है, ठीक। आगे आइएगा, A हैज B है, B A का बेटा है। अब हैज वाला लेना है आपको, यहाँ पे देखो हैज, क्यों हैज है, एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, एस टी का भाई बनाना है। हम एक ऑप्शन चेक करेंगे, अगर बना तो ठीक, नहीं तो आगे आप चेक करोगे, ठीक। पहला वाला कहा ए बी का पति है, तो पी क्यों का पति हो गया। ए हैज बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, मीन्स क्यों जो है आर का क्या है, बेटा है, ए बी का बेटा है, तो क्यों पी ए बी का पति है, पी जो है इसका पति है, और बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, $B, हाँ ठीक है। थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज गड़बड़ाई है ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान रख के समझोगे तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे लैंग्वेज देखो, ए एंड बी दिया था, ए बी का बेटा है, यहाँ पे ए हैज बी दिया और सबसे पहले किसको ले लिया, बी को ले लिया, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया पूरा। ये तो सबका दिमाग खराब कर देगा। आओ, इसको पहले हमने बनाया था पी जो क्या है, क्यों का क्या है, पति है, ठीक है, इसका पति है। अब कहा ए हैज बी, और आ कौन गया सबसे पहले, बी वाला, तो यहाँ पे क्यों हैज आर है, तो आएगा कौन, आर। आर क्या होगा, बी ए का बेटा है, तो आर क्यों का बेटा है, आर जो है क्यों का बेटा है, आर बेटा है, और ये पति तो ये पत्नी होगी, और ये दोनों के ये क्या होगा, बेटा होगा। आगे आओ फिर, A@ B का अर्थ है बी ए की बहन है। अब @ में आओ, यहाँ पे R@A, अब क्या है, B पहले आया तो S पहले आएगा, S क्या होगा, R की बहन है, S R की बहन है, मीन्स इन दोनों लोगों की क्या है, ये बेटी है, ठीक, इन दोनों लोगों की क्या है, बेटी है, ठीक। अब आगे आओ फिर, A% B का अर्थ है B A का भाई है, तो S% T का अर्थ होगा T जो है S का भाई है, ठीक है। तो ये तीनों इनके बेटे हो जाएंगे, बेटा और बेटी सब हो जाएंगे, ठीक। अब क्या कहा गया कि ST का भाई है, तो बिल्कुल सही, ST का भाई है, पहले वाले से ही आ गया, आंसर सही हो गया, ST का भाई है। चलिए आगे बढ़िए, समझ गए भैया। इसमें देखिए पहले वाले में A ले लिया था, बाद में B था, इसमें क्या B पहले ले लिया, तो आप भी पीछे से सोचना स्टार्ट करना। देखो पहले कहा था A एंड B का अर्थ है A B का पति है, तो यहाँ पे था P एंड Q, तो इतना था, आप इतनी बात समझना, P एंड, हम आपको थोड़ा सा एक लाइन अलग से लिख कर समझा दे, P एंड Q, इसको आप A कह दो एंड इसको आप B कह दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, A है फिर B है, यहाँ पे देखो A B का पति है, तो P यहाँ पे A की जगह P आ जाएगा, P जो है वो Q का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। फिर अगली लाइन में आओ, A हैज B, A हैज B, तो यहाँ पे आ जाएगा P हैज Q। अब इसके बीच में रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो B कहाँ चला गया, B पहले बात करा, B जो है वो A का बेटा है, ये B जो है A का बेटा है, तो जो Q होगा वो P का क्या होगा, बेटा होगा। जो Q होगा, सॉरी यहाँ पे P नहीं लेंगे, ये लेंगे दूसरी वाली लाइन लेंगे, Q हैज R, सॉरी Q हैज R लेंगे, जो दूसरा वाला पॉइंट है। अब इसके बीच में बताना था ना। अब देखिएगा यहाँ पे B कहा, B A का बेटा, तो आप कहोगे R क्यों का बेटा है, R जो है वो क्यों का बेटा है। अब तीसरे पे आओ, तीसरा क्या है, R@S, ठीक है।
अब यहाँ पे आओ @A@B, अब समझते जाना है A@B। अब क्या कर रहा है, B A की बहन है तो आप कहोगे B के ऊपर वाला कौन है, S जो है R की बहन है, S जो है R की बहन है। ऐसे बनाना होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि आगे वाली लैंग्वेज तो सही चल रही थी लेकिन पीछे से लैंग्वेज घुमा दिया था। चलिए समझ गया सभी लोग, ऐसे बनाना होता है ऐसे क्वेश्चनों को। आइए ये क्वेश्चन आप बनाइए जल्दी से। रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ। रत्नाकर एक लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो हैं रश्मि के क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। ये भाई हैं रश्मि के, ये भाई बहन हो गए, ठीक। और फिर जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की क्या है, पोती है। सदानंद और सुरेखा की क्या है, पोती है, पोती है सुरेखा की। तो ये पोती हो गई, तो ये दोनों लोग क्या हो गए, दादा और दादी हो गए, ठीक है। सुरेखा की पोती हो गए। आगे आइए, मैं रश्मि कहती है मैं रंजनी की बेटी हूँ। रश्मि जो है ये रंजनी की क्या है, बेटी है, ठीक है। रंजनी की बेटी है, कोई पता नहीं, मीन्स ये माँ हो गई रश्मि की, मीन्स इसकी भी माँ हो गई, ठीक है। इसकी भी माँ हो गई रत्नाकर की, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक। अब आगे आओ, जो मैं रंजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की क्या है, बहू है। सुरेखा की बहू है, ये इसकी सुरेखा की बहू है, बिल्कुल सही है। मतलब आप समझिएगा, ये आपकी मम्मी है और ये आप हो और ये आपका भाई है, ठीक है। ये आपके दादा दादी हैं, तो दादी की बहू ही तो होगी आपकी मम्मी, बिल्कुल सही है। आगे आओ, रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है। रत्नाकर और सदानंद, जब ये तुम्हारी बहन और इनके दादा दादी हैं तो तुम्हारे भी तो दादा दादी ही होंगे, कहाँ गए, दादा और पोता का। रत्नाकर और सदानंद के बीच में दादा और पोता का संबंध है। बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए अपने, और रिलेशन में हमेशा अपने आप को रखिए। देखिए यहाँ पे आप एक लड़की है, जैसे वो आप हो, ये आपका भाई है और ये आपकी मम्मी है, ठीक है। और ये आपके दादा दादी हैं, तो आपकी दादी की आपकी मम्मी क्या होंगी, बहू होंगी। आप ये आपके दादा दादी हैं तो ये आपके भाई के भी दादा दादी होंगे। तो रत्नाकर और सदानंद क्या होंगे, दादा और पोता होंगे, यही तो पूछा है। चलिए आगे बढ़िए। सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर क्या है, सुधाकर सुधा का पति है, ठीक है। सुधा का क्या है, पति है, ठीक। सुधाकर सुमेधा के नाना हैं। सुधाकर जो हैं वो सुमेधा के, सुमेधा कोई है के नाना भी हैं, इसके नाना हैं ये, ठीक, नाना है। मीन्स इनकी कोई एक लड़की होगी, उसकी शादी किसी के साथ हुई होगी, जब उसका कोई बच्चा होगा तो सुमेधा होगा, उसी के नाना होंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा रिलेशन सोचना होगा। सुधाकर सुमेधा के नाना है और सुधा रोमेश की दादी हैं, और सुधा जो हैं वो रोमेश की दादी हैं, ठीक है। सोमेश की दादी हैं, सोमेश की दादी हैं, कोई बात नहीं, दादी हो गई, ये समझते चलना। राकेश और रीतिका सुमेधा के माता पिता हैं। सुमेधा के माता पिता कौन हैं, रीतिका हैं और राकेश हैं। मीन्स इन दोनों लोगों की आपस में शादी हुई है। आप समझिएगा, ये सुमेधा जो है, सुमेधा के ये नाना है, मीन्स सुमेधा के नाना मीन्स इसके पापा होंगे। मीन्स रीतिका जो है इन दोनों लोगों की क्या है, बेटी है। रीतिका इन दोनों लोगों की बेटी है, बिल्कुल सही। आगे आओ, जबकि सुमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। जबकि सुमेश जो है वो किसका बेटा है, समझिएगा, रोमेश और रोमा का बेटा है, रोमेश और रोमा का बेटा है, ठीक है। अब आगे संबंध, रोमेश और रीतिका के बीच में संबंध, रोमेश और रीतिका के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। अब समझना बिल्कुल अच्छे से, ये आपके पापा और ये आपकी मम्मी, ये आपके पापा ये आपकी मम्मी, ठीक। ये आपके पापा हैं और ये आपकी मम्मी हैं, और इनके दो बेटे हैं, कौन, एक तो रोमेश है, नहीं सॉरी क्या कहा था, एक मिनट, राकेश और रीतिका, कहाँ, सुधाकर से, सुधा सुमेश की दादी हैं। सुधा जो है सुमेश की दादी हैं,
जबकि सोमेश जो है रमेश और रोमा का बेटा, ठीक। हाँ देखो ये इसका इनकी दादी है ना, ठीक। सुधाकर और सुधा, अब हम एक फिगर को थोड़ा सा छोटा इधर बना देना, इसको थोड़ा सा छोटा करो पहले, तभी हम आपको बता पाएंगे। इसको उठा के यहाँ रखो, ठीक। अब समझो, एक सुधाकर है, बड़ा अजीब सा फिगर बना है इसका, एक सुधा है, ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं। इनके 2 बच्चे हैं, कौन है? एक तो रोमेश है और दूसरी रीतिका है, ठीक है। रोमेश की शादी हो गई किसके साथ? रोमा के साथ। और रीतिका की शादी किसके साथ हो गई? राकेश के साथ। राकेश के साथ इनकी शादी हो गई। फिर इन दोनों लोगों के 2 बच्चे हुए, इन दोनों लोगों के 2 बच्चे हुए। एक का नाम है, इसके एक ही बच्चा है, इसका एक ही बच्चा, इसका नाम है सोमेश, ठीक। और जो सुमेधा है, इनके एक बच्चा सुमेधा हुई, सुमेधा। अब बात समझ में आई? ये आपके माता पिता हैं, उनके एक लड़का रोमेश है, एक लड़की रीतिका है। रोमेश की शादी रोमा के साथ हुई, रीतिका की शादी राकेश के साथ हुई। रोमा और रोमेश के एक लड़का हुआ सुमेश, और रीतिका और राकेश के एक लड़का हुआ सुमेधा। संबंध किसके बीच बताना है? आपको संबंध बताना है रोमेश और रीतिका के बीच में। रोमेश और रीतिका के बीच में क्या है? भाई बहन ही तो हैं। इतना काहे घुमा दो, कहाँ गया ये देखो, ये सेट यार, इतना घुमा दिया क्वेश्चन को, समझ ले लिया ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, आप लगा लेना, आप टैलेंटेड हो, जल्दी लगा लोगे। कभी कभी हो जाता है कि हमारा थोड़ा सा रिलेशन वीक है, ठीक है, तो रिलेशन मजबूत होगा तो कम से कम शादी विवाह करो, रिलेशन मजबूत करो। सबसे पहले रिलेशन मजबूत करने के लिए शादी करनी चाहिए, उसके बाद ही रिलेशन मजबूत होगा। और मेरा रिलेशन इसीलिए वीक है, ठीक है, मेरा रिलेशन नहीं मजबूत है, इसीलिए मुझे समय लगता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया ये। अब ये जो दिया गया है ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। भैया आज बहुत थक गया हूँ मैं, अब लगाओ आप जरा से, फिर बताता हूँ मैं, जल्दी से लगाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है महीने का अंतिम दिन बुधवार है, महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है। महीने के तीसरे शनिवार को, तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तीसरे शनिवार को हमें बताना क्या है? शनिवार को, 17 तारीख को शनिवार है, ठीक। एक दिए गए महीने में 15वीं तिथि को कौन सा दिन होगा? 17 तारीख को जब शनिवार है तो 16 तारीख और 15 तारीख, 17 तारीख को शनिवार तो 16 तारीख को शुक्रवार, तो 15 तारीख को बृहस्पतिवार। ये तो यहीं से मिल गया हमें तुरंत ही ना। कह रहा महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है, और उस दिन नहीं दिया है ना। अच्छा, महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है, मीन्स महीने का तीसरा शनिवार है और उस दिन डेट कितनी है? 17। तो 16 तारीख को क्या रहा होगा? शुक्रवार, और 15 तारीख को क्या रहा होगा? बृहस्पतिवार। हमसे कहा एक दिए गए महीने में 15वीं तिथि को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। आपने किसका उपयोग करके आंसर बता दिया? दूसरे वाले का। तो कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 1 में दिया गया डेटा अकेले ही उस प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर कथन 2 में दिया गया डेटा जो है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि 15 तारीख को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है, तो कथन 1 से हमारा कोई मतलब ही नहीं, उसमें दिया गया डेटा से हम उत्तर भी नहीं दे सकते हैं। समझ गए? आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन आज सॉल्व में देखते हैं, और तो नहीं है? अब नहीं, आज हमने 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। थोड़ी सी आज हम थोड़ा तेज़ नहीं बोल पाए, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है वॉइस में, इसलिए थोड़ा तेज़ नहीं बोले हैं, आराम से पढ़ाए हैं। एनर्जेटिक नहीं लगे होंगे, आज एनर्जी की कमी भी लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए हमने तेज़ नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला कि धीमे धीमे बोलिए, आराम से पढ़ाई की बच्चों को, लेकिन हमने कहा बच्चे सामने हमारे बैठे हैं इतने ज़्यादा कि मुझे पढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। कहे फिर भी आप धीमे बोलिए। चलिए फिर 2-4 दिन आराम से बोलते हैं, फिर आगे फिर अपना तो है ही है, ठीक है। पढ़ते रहिए। 24 अगस्त मेन होना चाहिए हमारा, ठीक है। मिलते हैं आगे फिर कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का।